देखिए, आपने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है। जिस तरह से झारखंड को 25 वर्षों में विकास होना चाहिए था, वो विकास से हम संतुष्ट नहीं हैं। इसका कारण आप पूछेंगे तो मैं एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा कि यहाँ पे अधिकतर समय बीजेपी की सरकार रही है। मैं कोताही नहीं बरतूंगा। और यहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, देखिए, राजनेता तो आते हैं, 5 साल मंत्री रहते हैं, चले जाते हैं, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं जो झारखंड का भला नहीं चाहते। मैं आपके दावे के साथ कह सकता हूँ कि अब जो झारखंड, इसके पहले वाली जो हेमंत सोरेन की सरकार थी, महागठबंधन की सरकार थी, तो काफ़ी कुछ काम हुआ। 3-3 फ्लाईओवर बने, नए रिम्स का जगह की तलाश हो रही है। अगर एचईसी जैसा कारखाना सुधर जाता, फ़ायदे में रहता, तो झारखंड में और किसी कारखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप जो 14 के बाद बोलते हैं कि जो भी विकास हुआ वो 2014 के बाद ही हुआ, मैं वही पीछे आपको बताना चाह रहा हूँ कि जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग, जिनका विजन था झारखंड में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने दिया, तो मोदी जी तो बचा के नहीं रख सकें। यहाँ के जो सांसद है वो तो बचा के नहीं रखें। जिस राज्य में अगर शिक्षा का अभाव हो, शिक्षा की कमी हो, ये तो बहुत दुखद बात है। क्या है कि जो हमारे बच्चे हैं, अगर शिक्षित नहीं होंगे तो आगे चल के हमारा राज्य विकास। न्यूज़ एक्सप्रेस भारत 7, हर खबर पर पैनी नज़र। नमस्कार, न्यूज़ एक्सप्रेस भारत 7 पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इन दिनों आपने देखा होगा कि लगातार हमारे चैनल पे एक खबर चलाई जा रही है कि 25 साल झारखंड का हुआ, युवा झारखंड बना। 2000 में झारखंड बिहार से अलग हुआ। काफ़ी उम्मीदें, काफ़ी अरमान थे, झारखंड अलग होने के बाद आदिवासियों का कल्याण होगा, दबे कुचलों का उत्थान होगा, शिक्षा की उत्तरोत्तर बढ़ोतरी होगी। मगर हर जगह हम लोगों ने चल के यही पूछा, और कमोबेश क्या कुछ रिज़ल्ट मिल रहे हैं, क्या कुछ लोगों की प्रतिक्रिया है, उससे तो आप परिचित होंगे। फिलहाल आज एक ऐसे शख्सियत के पास इस विषय को लेकर आए हैं। आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। 90 के दशक से व्यक्तिगत तौर पे तो मैं इन्हें जान रहा हूँ, और पूरे तरीके से आपने अपना समय कांग्रेस को दिया है। इसके अलावे सोशल जॉब में, सोशल सर्विस में इनकी अहम भूमिका होती है। तो आइए, ज़्यादा समय ना लेकर, क्योंकि इनका भी समय काफ़ी कीमती है, मैं बात करना चाहूँगा। आप हैं शशिभूषण राय जी। सबसे पहले शशिभूषण जी, आपका हमारे न्यूज़ एक्सप्रेस भारत 7 पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सवाल यही है कि हमारा झारखंड अब युवा झारखंड है, 25 साल में युवा हो जाते हैं। काफ़ी उम्मीद और काफ़ी अरमान से झारखंड लिया गया था, सेल्फ राज लिया गया था, और हर तरीके से हमारा राज्य दौलतमंद है। चाहे खनिज की बात करें, चाहे प्रकृति की बात करें, पर्यटन की बात करें, हर दिशा में देखें तो काफ़ी संभावनाएं हैं यहाँ। शशिभूषण राय जी को क्या लगता है, 25 साल में झारखंड को जहाँ होना चाहिए था, क्या उस जगह पे है? झारखंड में जो विकास होनी चाहिए थी हर क्षेत्र में, क्या आपको लग रहा है, शशिभूषण राय जी को लग रहा है? देखिए, आपने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है। जिस तरह से झारखंड को 25 वर्षों में विकास होना चाहिए था, वो विकास से हम संतुष्ट नहीं हैं। इसका कारण आप पूछेंगे तो मैं एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा कि यहाँ पे अधिकतर समय बीजेपी की सरकार रही है। केंद्र में भी रही है और राज्य में भी रही है, जिसको डबल इंजन की सरकार ये लोग कहते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि झारखंड जो है केंद्र की नज़र में अभी भी उपेक्षित रहा है। आज देखिए, हमारा करीब करीब 1,36,000 करोड़ कोल माइंस का पैसा बाकी है, जो केंद्र सरकार अभी तक नहीं दी है। शायद ये पैसा मिल जाता तो झारखंड का उत्थान होता। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे स्थिर सरकार नहीं होना, एक सबसे बड़ी मुद्दा है। दूसरा, इसमें बोलने में मैं कोताही नहीं बरतूंगा। और यहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, देखिए, राजनेता तो आते हैं, 5 साल मंत्री रहते हैं, चले जाते हैं,
लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं जो झारखंड का भला नहीं चाहते। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अब जो झारखंड, इसके पहले वाली जो हेमंत सोरेन की सरकार थी, महागठबंधन की सरकार थी, तो काफ़ी कुछ काम हुआ। 3 फ्लाईओवर बने, नए रिम्स का जगह की तलाश हो रही है। आप एक चीज़ बताइए, हम और आप सब यहीं जन्म लिए हैं, आज क्या झारखंड में जिस तरह से 20-22 इतने सांसद सब लोग रहते हैं, 10-10, 12-12 सांसद यहाँ चुन के जाते हैं बीजेपी के, और एचईसी की जो दुर्दशा आप देख रहे हैं। उस समय 1950 में जवाहरलाल नेहरू, देश 47 में आज़ाद हुआ बड़े भाई, 50 में संविधान बना, 56 में हमारा एचईसी बोकारो जैसा प्लांट, दुर्गापुर जैसा प्लांट बन के तैयार हुआ। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें आज पूरी सरकार चल रही है। आज क्या आपको लगता है, आप भी एक जवाबदेह नागरिक हैं, कि एचईसी की दुर्दशा पे हम और आप कितना, अगर एचईसी जैसा कारखाना सुधर जाता, फायदे में रहता, तो झारखंड में और किसी कारखाने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, तो ये जिम्मेदारी तो आप सबों की है। आप सब समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये क्यों ये हाल है? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि 2000, अगर आपका इशारा मैं समझूं तो 2014 के बाद है, ऐसी बात तो नहीं है, तो पहले से ही है। आपको मैं बता रहा हूँ, इसके पहले आप याद कीजिए, विश्वास साहब सीएमडी थे, ये फायदे में गया था एचईसी। ये लगभग हम आपको 2007 की बात बता रहा हूँ। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप जो 14 के बाद बोलते हैं कि जो भी विकास हुआ वो 2014 के बाद ही हुआ, मैं वही पीछे आपको बताना चाह रहा हूँ कि जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग, जिनका विजन था झारखंड में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने दिया, तो मोदी जी तो बचा के नहीं रख सके। यहाँ के जो सांसद है वो तो बचा के नहीं रखे। आज केंद्रीय मंत्री हमारे यहाँ के सांसद हैं संजय सेठ जी, बोलते हैं ठीक हो जाएगा। एचईसी अगर ठीक हो जाए, आप घर में 2 साल 4 साल के बाद रिनोवेशन करते हैं, इतना पुराना एचईसी का ये है कारखाना, आज उसको जो ज़रूरत है, ये मदर प्लांट है हमारा, और उसको आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं साहब। ये तो बिल्कुल केंद्र का मामला है। आप याद कीजिए, हेमंत सोरेन जी ने कहा कि आप एचईसी राज्य सरकार को दे दीजिए। आपको एक होटल अशोका की बात कहूँगा मैं, जो पुराने हाई कोर्ट के बगल में है। बिल्कुल बिल्कुल, इतनी पुरानी होटल, आप सब लोग जितनी सरकारी एक तरीके से राज्य का गौरव हुआ करता था, वो होटल को हमारे सुदीप सोनू जी, जो पर्यटन मंत्री भी हैं, उसको केंद्र के साथ मिलके कि भाई हमको आप दीजिए, उसको आप, उनके जो स्टाफ हैं, उनके जो कर्मचारी हैं, आज उन लोगों को पेमेंट नहीं मिल रहा है। कितने लोग तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन उसके भी जीर्णोद्धार के बारे में काम हो रहा है। हेमंत सोरेन अभी 2025 ने 2050 की बात को सोच रहे हैं। आप देखिएगा 2050 तक का जो उनका विज़न है, चूँकि एक युवा देश का, राज्य का मुख्यमंत्री, युवा झारखंड जो आप लोग आज बोल रहे हैं, निश्चित रूप से चेंजेस आएगा। महागठबंधन की सरकार एक अच्छा खासा हम लोग को यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर देगा। कुछ खास विषय, काफ़ी दिन से मैं सोच रहा हूँ इस पर पूछूं। ठीक है, विकास क्या हुआ नहीं हुआ ये सब दिख रहा है सामने में, आपने कहा ओवरब्रिज बन गया, रोड बन गया। मुझसे पूछा जाए तो मैं व्यक्तिगत तौर पे बोलूँगा कि विकास का ये पैमाना केवल नहीं हो सकता है। आज भी आप सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में चले जाएं तो जिनके लिए ये राज्य बना, आदिवासी, उनकी स्थिति काफ़ी ख़राब है। मैं आपको बहुत सारे प्रूफ दे सकता हूँ, ले चल के गाँव घुमा सकता हूँ। मैं जो मुख्य बेस इंफ्रास्ट्रक्चर तैयारी के पहले जो किसी राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का, जिनका रोल अदा होना चाहिए, जो सबसे प्रमुख चीज़ है, मैं मानता हूँ वो शिक्षा है। आप ग्रामीण परिवेश में चले जाएं और शहरी परिवेश में आए, सरकार के तरफ से जितनी सारी स्कूलें चल रही हैं मध्याह्न भोजन वाले, मैंने देखा है कि 12 बज रहे हों, 1 बज रहे हों,
अभिभावक बच्चों से बोलते हैं जाओ खाना खाने का समय हो गया, खाना खा के और फिर अपने काम में लग जाओ। इस तरीके का शिक्षा या शिक्षकों का जो स्तर है, बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ के और परीक्षा देकर वो शिक्षक चयनित होते हैं, फिर वो स्कूल में अपनी सेवा देते हैं। ये अलग बात है कि उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। आपने रिम्स की बात करी, रिम्स बेहतर संस्थान है हमारे रांची के लिए, झारखंड के लिए, मगर दुर्भाग्य की बात है कि किसी भी नेता के यहाँ किन्हीं को सर्दी भी हो जाए, खांसी भी हो जाए, तो एयरलिफ्ट करके वो दिल्ली या विदेश जाते हैं। जब नेताओं को हमारे रिम्स पे भरोसा नहीं है, सरकारी शिक्षकों को अपनी शिक्षा जहाँ खुद पढ़ाते हैं उस पर विश्वास नहीं है, ऐसे में हमारा राज्य शिक्षित कहाँ से होगा? ग्रामीण परिवेश में जो बच्चे हैं वो शिक्षित कैसे होंगे? और जब हमारा गांव ही शिक्षित नहीं होगा, महात्मा गांधी कहा करते थे भारत की आत्मा गांव में बसती है, और गांव में जो स्तर है पढ़ाई की, आपने संसाधन दिया है, लेकिन उस संसाधन का उपयोग जिस ढंग से होना चाहिए, मैं ऐसा समझता हूं कि शायद नहीं हो सक रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आपका जो मुद्दा है, जिस राज्य में अगर शिक्षा का अभाव हो, शिक्षा की कमी हो, ये तो बहुत दुखद बात है। क्या है कि जो हमारे बच्चे हैं अगर शिक्षित नहीं होंगे तो आगे चल के हमारा राज्य विकास नहीं कर पाएगा। इसके लिए हम आप और जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो कुछ पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी आगे आना होगा, एनजीओ को आगे आना होगा, स्वयंसेवी संस्थाओं को आगे आना होगा, बच्चों को स्कूल में एडमिशन के बारे में बताना। जैसे आपने कहा कि जाओ बच्चे खाना खा लो, 12 बज गया, फिर उसके बाद अपने काम में लग जाओ। उनके माता पिता को भी सचेत होना पड़ेगा कि नहीं, बच्चों को हमको शिक्षा देना है। अभी मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री एक्सीलेंट स्कूल के नाम से कर रहे हैं। स्कूलों का बाउंड्री वॉल हो रहा है, शिक्षकों की बहाली हो रही है। लेकिन देखिए, विकास का जो पैमाना है ना, वो रातों रात नहीं बदल सकता है। मैंने तो आपको कहा कि अधिकतर समय यहाँ बीजेपी की सरकार रही है, लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि विज़न नहीं है। और यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स, मैं फिर एक बार आपको दोहराना चाहता हूँ, वो ना जाने, आप कहीं विदेश में जाते हैं तो देखते हैं कि इतना अच्छा मकान है, इतना अच्छा घर है, हम अपने घर को उसी तरह से करें। तो क्या उनके दिमाग में ये नहीं आता है कि हम दूसरे देश में गए हैं, दूसरे राज्य में गए, तो हमारा भी राज्य ऐसे रहे और हम उस राज्य को इस तरह से सजाएं? स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में निश्चित रूप से काम हो रहा है, और हम लोग चाह रहे हैं कि जितना हो सके। आप देखिएगा कि जो बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं उनको लाने की प्रक्रिया भी शुरू करते हैं लोग, और सरकारी व्यवस्था के तहत उनको प्रोत्साहन दिया जाता है। मुखिया है, पंचायत सेवक है, उन लोगों को भी टाइम टू टाइम बोला जाता है कि भाई आप बच्चों को स्कूल में एडमिशन कीजिए, स्कूल में आने जाने का व्यवस्था कीजिए। तो इस तरह से कामें हो रही हैं। रिम्स के बारे में आपने कहा कि एक और रिम्स बहुत जल्द आने वाला है। ऐसा नहीं लगता कि रांची में तो एक है फिलहाल? रांची के अलावा जो रिमोट एरिया है, पलामू चले जाएं, दुमका चले जाएं, और ऐसे में यहाँ ज़मीन की लड़ाई चल रही है। तो ऐसा नहीं लगता कि किसी और क्षेत्र में एक और रिम्स बनाया जाए, ताकि रिम्स पे जो इतना लोड दूसरे ज़िलों से आ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, वो थोड़ा कम हो, उधर ही जाए। दुमका एरिया में एक रिम्स खुले, पलामू एरिया में एक रिम्स खुले, इसके बाद रांची में आप 2 खोलें, 3 खोलें, वो सब सही है, लेकिन यहाँ से पहले इन जगहों पे खुलना चाहिए। आप बहुत अच्छी बात कहें कि रांची में तो ऑलरेडी एक रिम्स है। अगर रिम्स खोलना था तो परमाणु प्रमंडल में, दुमका प्रमंडल में ये सब खुलना चाहिए था। उसके बारे में भी लोग चिंतित हैं, चूँकि राजधानी है तो यहाँ जो वर्कलोड है काफ़ी है लोग। और एक सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि हर एक चीज़ में जो डॉक्टर्स रिम्स रेफ़र करते हैं, उनको चाहिए, जैसे सिमडेगा सदर हॉस्पिटल में कोई केस आया, गुमला सदर हॉस्पिटल में कोई केस आया, वो लोग केस को सुलझाने के बजाय वो तुरंत रिम्स में दे देते हैं। इससे क्या होता है कि रिम्स में मरीजों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है। तो इस पे तो सरकार को ध्यान देना चाहिए ना, क्यों नहीं दबाव बनाते वहाँ की, यहाँ के पेशेंट को भरसक अपने यहाँ ट्रीटमेंट करके ठीक करने की कोशिश करो। देखिए, सरकार इस दिशा में काम कर रही है, लेकिन वहाँ के डॉक्टरों को भी चाहिए, वहाँ के डॉक्टरों को भी चाहिए कि हम रिम्स बार बार लिख के अपना हम ये पल्ला छुड़ा ले कि भाई हम रिम्स भेज दिए उसको, ऐसे नहीं होना चाहिए। उनको डॉक्टरों को भी उचित चिकित्सा व्यवस्था करा के मरीज को ठीक करना चाहिए कि हमारा रिम्स का जो अत्यधिक भार है उसको जो है कम किया जा सके। और निश्चित रूप से सरकार इस पे दिशा पे काम कर रही है कि दुमका में
पलामू में और जगहों पे भी मेडिकल कॉलेज ये सब खुले। एक और गंभीर मुद्दा है, ऐसा नहीं लगता इन दिनों अभी हाल में बिहार का चुनाव हुआ, आपने देखा प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए ने अपनी सरकार बना ली। आपके इंडिया गठबंधन ने काफ़ी कोशिश करी, ठीक है चुनाव में हार जीत होना एक मुद्दा है, मगर चुनाव के दरमियान, चुनाव के ठीक 1 महीना पहले 2 महीना पहले झारखंड में चुनाव हुआ, हेमंत सोरेन जी ले आए मैया समान योजना। बिहार में चुनाव हुआ, 10,000 रुपये का रेवड़ी जिसे बोलते हैं वो बांट दिया गया। मध्य प्रदेश में उधर भी एक योजना चल गया, और फिर जब रिजल्ट आता है का नतीजा था। आपको नहीं लगता है कि ये डायरेक्ट लाइसेंस लेके मतदाताओं को घूस दिया जा रहा है कि हम आपको घूस दे रहे हैं? मोदी जी लगातार लंबे समय से कोरोना काल के बाद से बताते हैं 80 करोड़ लोगों को खिला रहे हैं, तो ये सब क्या लोग, इससे विकास तो हो नहीं सकता है, लेकिन हम लोग बतौर पत्रकार ये समझते हैं कि एक तरीके से छिपे तौर पे घूस देके आप अपनी गद्दी बचा रहे हैं, चाहे झारखंड की सरकार हो, बिहार की सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो या केंद्र सरकार हो। इसमें एक अहम भूमिका है सरकार बनवाने में पैसों का प्रलोभन। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए वो तो बिल्कुल अलग बात है, जो गरीब लोग हैं उन लोगों को तो सरकारी योजना का लाभ मिलना चाहिए। हो सकता है कि इससे लोग बोलेंगे कि एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते मैं भी इसका विरोधी हूँ, कि जिस तरह से पैसे का देने लेने का बात, इससे बंदरबाट, इससे क्या है कि जो काम करने वाले लोग हैं काम नहीं कर पा रहे हैं। वो अपने घरों में आलसी कि हमको तो 10,000 रुपये आ ही जाएगा, हमको 2,500 रुपये आ ही जाएगा। इससे लोगों को ये हो रहा है, ये बंद होना चाहिए। ये हमारा अपना व्यक्तिगत राय है, हो सकता है कि इस राय से कुछ लोगों को नाराज़गी लगे, लेकिन ये बंद होना चाहिए। दूसरी बात कि हमारा जो बिहार में करारी हार हुई महागठबंधन का, मुझे लगता है कि हम लोग अपनी बात को जनता के सामने ठीक से रख नहीं पाए, और रखे तो जनता समझ नहीं पाई। और देखिए राहुल गांधी बहुत स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं, बहुत सच बोलने वाले हैं, और दुर्भाग्य इस बात का है कि लोग ना सच सुनना चाहते हैं ना सच बोलना चाहते हैं। आज आप एक चीज़ बताइए कि जिस तरह से वहाँ पे ये चुनाव आयोग किया, क्या आपको, हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं, अपने अंदर में इसकी समीक्षा बैठक हो रही है कि आखिर कहाँ हम लोगों में गलती हुई कि झारखंड बिहार में इस तरह का हम लोग को करारी हार हुआ। मुझे उम्मीद नहीं था, मैं भी खुद बिहार गया था, मैं बिहार में घूमा बहुत जगहों पे, लेकिन मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। हम तो एक कार्यकर्ता की तरह लोगों से बात किया, लेकिन पता नहीं किस तरह से ये हुआ, मुझे भी समझ से परे है ये रिजल्ट। भारतीय स्तर की राजनीतिक दल कांग्रेस, जिन्होंने आज़ादी दिलवाई, आज़ादी दिलवाने में कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इनके पटेल जी जैसे जैसे अनेक नेताओं ने अलग करवाया, और जनाधार वाली पार्टी अचानक ये हरास क्यों हुआ? कहीं ऐसा नहीं लगता है कि स्थानीय दलों के साथ गठबंधन करके, दूसरे शब्दों में बोलूं, स्थानीय दल के पिछलग्गू बन के कांग्रेस रह गई है? क्या इसमें नहीं लगता है कि कांग्रेस अपने आप लड़े, किसी से गठबंधन ना करे, स्वयं आगे आए, जैसे लीड कर रहे थे, आज भी लीड करें, नेताओं की कमी नहीं है, और मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छे अच्छे गुणी नेता आज कांग्रेस में बैठे, वो सब तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहे हैं, आप लोग कहीं दिखते ही नहीं हैं। देखिए गठबंधन जो है समय का मांग है, और उसके तहत हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने गठबंधन किया। लेकिन आप दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव है उससे आप समझ गए होंगे कि गठबंधन की राजनीति बहुत दिनों तक नहीं चलने वाली है, बैसाखी पे नहीं चलने वाली है। और मैं एक चीज़ देखा कि कांग्रेस से लोग नाराज़ इसलिए भी हैं कि भाई वो बोलते हैं कि आप किसी का गठबंधन में क्यों आप बन जाते हैं, बैसाखी क्यों बन जाते हैं। लोगों का भी कहना है, हम जब बाजार में घूमते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, है ना, कि एक समय का मांग है और उसके तहत गठबंधन करना पड़ता है, राजनीति मजबूरी रहती है कि नहीं गठबंधन करना चाहिए, इसी वजह से। और हमको सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए गठबंधन का सहारा लेना पड़ता है कि ऐसे लोग नहीं आ जाए। नहीं तो आपको बिहार में राजद, जिनकी छवि क्या है, जंगल राज, और चुनाव के दौरान उनके कार्यकर्ताओं ने जितने सारे गीत बजाए, मंच के ऊपर बुला के मैं रंगबाज बनूंगा, गुंडा बनूंगा, और डिजिटल साइट जो डिजिटल के फॉलोवर्स हैं
उन सबों ने लालू यादव के शासन कार्यकाल के काले चिट्ठे को लाकर उनके बीच में रख दिया, जो उस दौर के नहीं थे, आज के युवा हैं, उन तक सारी बातें पहुंचा दी। तो लगता है कि कांग्रेस हर बात बड़े जोर शोर से रखी वहाँ। 13 दिन 15 दिन का राहुल जी ने पद यात्रा भी किया, रोड शो किया, मगर जिनके साथ आपने गठबंधन किया उनकी छवि ने कहीं कांग्रेस को भी प्रभावित किया है? नहीं, हम नहीं समझते हैं कि ऐसा हुआ है। आप एक चीज़ बताइए, जंगल राज की बात लोग करते हैं बीजेपी वाले, मुख्यमंत्री आवास। बीजेपी ने, ये तो अदालत ने कहा था, जिसको बीजेपी दोबारा बताती है। देखिए, अदालत उस समय क्या कहा था, अदालत के फैसले का हम सम्मान करते हैं, लेकिन अभी जो बीजेपी वालों ने हर एक मंच पे कहा, जंगल राज की बात कहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप 20 साल में क्या किए वो आप बताइए ना। कितने लोगों को नौकरियां दी? आप क्या केंद्र सरकार एक भी फैक्ट्री लाए बिहार में? 20 साल में पलायन रोक पाया बीजेपी? आज बिहारी मजदूर मार खाते हैं महाराष्ट्र में, गुजरात में। तो इसके बारे में वहाँ के सांसद, जदयू और बीजेपी के लोग और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात का फिक्र नहीं है कि किस तरह से वो हमारे बिहार के लोगों को अपमानित किया जाता है? क्यों नहीं फैक्ट्री ला दिए? आप डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं। तो देखिए, ये सब गलत बात है, जंगल राज की बात। और हमने आपको फिर कहा कि हम अपनी बातों को समझाने में असफल रहे बिहार की जनता को, लेकिन एक बात जरूर है, बिहार की जनता इस बात को समझेगी आने वाले समय में, और नई सरकार जो बनने वाली उसको हम शुभकामना देते हैं आपके माध्यम से। ये तो राजनीतिक बात हुई, शुभकामना तो आप लोग देते ही हैं, वो आपको देते हैं, हम इनको देते हैं। आपने हमारे लिए जो न्यूज़ एक्सप्रेस भारत 7 को समय दिया है, पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा। और चलते चलते एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, भविष्य में कांग्रेस क्या नेतृत्व परिवर्तन करेगा और एनडीए का अकेला कांग्रेस आके सामना करेंगे? कांग्रेस का भविष्य क्या? कांग्रेस खत्म हो जाएगा जिस तरीके से आज मात्र 6 सीट पर सिमट के रह गई है? लालू जी के जितने बच्चे हैं उनसे कम सीटों पर आके सिमट के कांग्रेस रह गई है। कैसे कांग्रेस को पुनर्जीवित करेंगे आप, आपके वरिष्ठ नेता, आपके नेतृत्व? इस पे कोई बात चल रही है क्या? देखिए, हम और आप, क्योंकि यहाँ मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, निरंकुश शासक लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, मजबूत विपक्ष लोकतंत्र की सख्त आवश्यकता है और ये मांग है। मगर आज विपक्ष के नाम पे केंद्र हो, राज्य हो, वो नज़र नहीं आता है, जिसकी अहम भूमिका, जिम्मेदारी अगर किन्हीं को है तो भारतीय स्तर की पार्टी, आपकी पार्टी कांग्रेस की। आप कहाँ देख रहे हैं कांग्रेस को? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष की आवाज़ को तो दबाया जा रहा है, चाहे मीडिया के माध्यम से हो, चाहे सदन में हो, लोकसभा में हो। एक चीज़ जरूर बोलेंगे, पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस का भविष्य बहुत उज्जवल है, और हम और आप ठीक रहें, ईश्वर हम लोग को दीर्घायु बनाए। तो मैं 2029 में बात करूंगा, और 2029 में आप देखिएगा परिदृश्य चेंज रहेगा, लोग, पब्लिक समझ रही है, और 2029 में राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, और कांग्रेस ज़मीनी स्तर पे, पंचायत स्तर पे, बूथ स्तर पे काम करना शुरू किया है। आप इसका ताज़ा उदाहरण देखिए, आज 9 दिन झारखंड बनने के बाद, या बिहार में भी हम लोग जब थे, 9 दिन कोई प्रभारी जो है झारखंड में नहीं रुका करते थे, और ब्लॉक स्तर का मीटिंग करके, बूथ स्तर का मीटिंग करके वो गए हैं, और सभी को दिशा निर्देश दे के गए हैं। हम लोग बूथ स्तर पर पहुंच गए हैं। आने वाले समय में झारखंड में, पूरे देश में बहुत अच्छा भविष्य है कांग्रेस का, आप देखिएगा। और ये झूठी सरकार को एक बार ये जी, और अंत में एक सवाल और, ये जो शाम को टीवी प्रवक्ता बैठते हैं टीवी पे, आपके दल के हों, आपके गठबंधन दल के हों, उन सबों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? माने न माने, बहुत जगह हमने देखा है इनसे लोग नाराज़ हैं, जिसका प्रभाव इंडिया गठबंधन के ऊपर पड़ता है, क्योंकि कुछ प्रवक्ता ऐसे भी हैं सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रोल हो रहे हैं, वो जो बातें नहीं बोलनी चाहिए थी वो सारी बातें आकर टीवी पे बोल रहे हैं। देखिए, टीवी में स्पोक्स पर्सन या प्रवक्ता को तो बिल्कुल जो है पूरी जानकारी के साथ बैठना चाहिए।
पहला। दूसरी बात, जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में उनको जानकारी होना चाहिए। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि प्रवक्ता जो है पार्टी का एक मुखौटा होता है, चेहरा होता है। तो जाएंगे लोग, आने वाले समय में सब ठीक रहेगा। लोग अपनी बातों को, पार्टी की बातों को रखना चाहिए। बहुत धन्यवाद। भविष्य के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगा और ये चाहूँगा कि देश को ज़रूरत है एक मजबूत विपक्ष की, और मजबूत विपक्ष हो तभी देश सकारात्मक ढंग से आगे बढ़ सकता है। और जिन्होंने भी ये देखा है विश्व गुरु का सपना, वो विश्व गुरु का सपना को पूर्ण होने में आपकी भूमिका अहम होगी, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। तो आप थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि भूषण राय जी। इनका विचार आपने सुना, अपनी प्रतिक्रिया दें। क्या कुछ और होना चाहिए भारत के लिए? फिलहाल न्यूज़ एक्सप्रेस भारत 7 के लिए मैं गौतम और सहयोगी दीपक वर्मा के साथ अगले किसी और खबर और मुद्दा के लिए इंतज़ार करें। धन्यवाद।